हेलो डी स्टूडेंट, हमारे हिंदी वेलकम चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं गृह विज्ञान कक्षा 9th का जो दूसरा चैप्टर है यूपी बोर्ड का, गृह व्यवस्था परिवार के संदर्भ में। इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के अनिवार्य तत्वों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसके 3 महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व होते हैं। अब आइए इसके आंसर को देखिए। गृह व्यवस्था के अनिवार्य तत्वों का जिक्र करना है तो इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। क्या होता है कि पहला नियोजन होता है, दूसरा नियंत्रण होता है और तीसरा मूल्यांकन होता है। 3 ये महत्वपूर्ण तत्व याद रखिएगा, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। इसके पहले सोपान में जो नियोजन है, नियोजन में क्या होता है कि पहले कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य की हमें योजना बनानी पड़ती है, एक रणनीति तैयार करना पड़ता है, उसे हम नियोजन कहते हैं। और दूसरा होता है नियंत्रण। तो जो हमने योजना बनाई है उसका क्रियान्वयन करना ही नियंत्रण कहलाता है, अर्थात व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण में परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल को भी देखा जाता है, तालमेल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट इसका है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या होता है कि उसमें जो भी कार्य योजना और समन्वय बनाई जाती है या समन्वय में जो भी सफलता हमें मिलती है तो उसके दौरान कुछ न कुछ गलतियां जो हुई रहती है उन गलतियों को दोहराने की प्रवृत्ति से रोका जाता है। यानी मूल्यांकन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, गलतियां होती हैं उसको उसमें सुधार किया जाता है, आगे से रणनीति तैयार किया जाता है। तो ये मूल्यांकन हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है, सबक सीखने के लिए। फिर अगला पॉइंट होता है गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं। ये पूछा है गृह व्यवस्था के क्या उद्देश्य हैं। तो गृह व्यवस्था के निम्नवत उद्देश्य होते हैं। पहला होता है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्यों का उचित देखभाल, उनकी शारीरिक, उनकी मानसिक, उनकी आर्थिक, आध्यात्मिक विकास किया जाना ही सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। संपूर्ण सदस्यों का, उस परिवार में जो भी सदस्य हैं सभी परिवार का के लिए लागू होता है सर्वांगीण विकास। दूसरा का पॉइंट होता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, घर में जो भी सदस्य हैं उनकी क्या ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की आवश्यकता होती है, उनके खान पान, वस्त्र, दवाई, शिक्षा सभी को ध्यान में दिया जाता है। और तीसरा का पॉइंट है गृह वातावरण का उत्तम बनना। हाँ, घर की जो व्यवस्था होती है उसमें जो भी परिवार होते हैं सबके बीच आपसी तालमेल, प्रेम व्यवहार, एक सुखद परिवार का वातावरण होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला पॉइंट होता है कि पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण से खर्च। हाँ, परिवार में जो भी सदस्य हैं सबकी तो अलग अलग ज़रूरतें होती है, लेकिन हमारी जितना आय होगी, परिवार के संपूर्ण सदस्यों की जो आय होगी, आय के हिसाब से ही हमें व्यय करना चाहिए, तभी घर परिवार अच्छे से चल पाएगा। फिर अगला पॉइंट आता है समाज सेवा की भावना। जी हाँ, बिल्कुल, समाज सेवा की भावना प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। जो भी सदस्य है अपने आस पास पड़ोस में किसके ऊपर जो दुख की घड़ी में हमें हाथ बटाना चाहिए, इसीलिए अगला बंदा भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो समाज सेवा की भावना तो होनी चाहिए। अगला पॉइंट होता है कार्य कुशलता। तो घर के तमाम कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्किल की आवश्यकता पड़ती है। पता चला कि कोई हम कार्य करने चल रहे हैं लेकिन उस कार्य को करने के बारे में हमें कोई स्किल नहीं पता है, उस कार्य को हम जान ही नहीं पाते कि कैसे किया जाएगा। तो ये कार्य कुशलता होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, समय, धन और श्रम तीनों की बचत होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गृह की कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, गृह कार्य की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं, जिसमें सबसे पहला कारक है कि परिवार का सहयोग। हाँ, परिवार का सहयोग रहेगा तभी जो है घर परिवार अच्छे से चल पाएगा। परिवार के जो भी सदस्य हों, गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्यों का सहयोग आवश्यक होता है, जिसके द्वारा घर परिवार अच्छे से चल पाए, एक दूसरे की कोऑपरेट करें, एक दूसरे से तालमेल बनाएं, आपसी प्रेम व्यवहार, सहानुभूति, समन्वय की भावना होनी बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा है परिवार का संगठन। गृह व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवार का संगठन बहुत ही अहम माना जाता है, क्योंकि एक जो संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या होता है, उसमें कार्य का कहीं न कहीं बोझ तो होता ही है, ज़्यादा कार्य होता है उसमें। तो और कार्य के अधिक कार्य के साथ ही साथ साधन भी जुटाने पड़ते हैं। कौन से कार्य किस साधन से किए जाएंगे, तो इसमें गृहिणी
को व्यवस्था के कार्यों में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सहायता मिलती है। ये सहायता कब मिलती है? जब सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। एक संगठन में जो कार्य होता है वो सफलतादायक होता है। अगला होता है आय व्यय का संतुलन। जी हाँ, घर परिवार में आय व्यय का संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जितना आय होता है उसी के हिसाब से हमें व्यय करना पड़ता है, तभी हमारा जो है सामंजस्य बन पाएगा। फिर अगला पॉइंट होता है रहन सहन का स्तर। जी हाँ, घर परिवार में गृहिणी तथा उसके जो भी घर परिवार के सदस्य होते हैं उनकी एक परंपरा होती है, उनकी एक आदतें होती है, मर्यादा होती है, एक कार्य की क्षमता होती है, मान सम्मान की भावना होती है। तो ये जो स्तर होता है ना, घर परिवार से शुरू होता है, इसकी तरफ सभी सदस्यों को। अगला पॉइंट होता है अभिरुचि। गृह व्यवस्था को चलाने के लिए गृहिणियों की अभिरुचि होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर गृहिणियों की रुचि अलग अलग होती है। कोई सोचता है घर का काम करे, कोई सोचता है बाहर का काम करे। तो अलग अलग रुचि के हिसाब से जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है और कार्य व्यवस्था को ये प्रभावित करता है। जिसमें रुचि होगी उसी के अनुसार कार्य देंगे तो अच्छा से कार्य हो पाएगा। इसके बाद अगला तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का, गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो गृह व्यवस्था के कुशल संचालन में तमाम बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार्य कुशलता की कमी देखी जाती है, जिसमें कुछ परिवार में इतने धनी होते हैं लेकिन उनके पास उस कार्य को करने के प्रति जो बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, उसका अभाव होता है, जिससे ज्ञान के अभाव में कार्य अच्छे से नहीं चल पाते हैं। फिर अगला होता है पारिवारिक समन्वय एवं अनुशासन का अभाव देखने को मिलता है, जहाँ पर परिवार में ऐसी स्थिति में कलह या झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर अगला पॉइंट होता है कि प्रत्येक परिवार में कुछ मुख्य लक्ष्य होते हैं, उसमें जैसे ज्ञान का अभाव होता है तो लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता। तो लक्ष्य निर्धारित होने के लिए हमारे पास ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी घर व्यवस्था अच्छे से चल पाता है। अगला पॉइंट होता है कि गृहिणी को परिवार में विभिन्न साधनों की उपस्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा साधन कहाँ है, कब हम कौन से साधन का किस जगह पे उपयोग करेंगे, तभी हम अच्छे से संचालन कर पाएंगे घर व्यवस्था को। फिर अगला पॉइंट होता है कि गृह व्यवस्था एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें तमाम समस्याएं होती हैं और हमें बड़े ही धैर्य से पेशेंस पूर्वक हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। सो वेरी वेरी थैंक्स।